देखिए, ये विशेष शिक्षा का अगर मैं आपसे बात करूँ तो DSSB में जो स्पेशल एजुकेशन के बच्चे हैं उनके सिलेबस में ये मेंशन किया गया है कि UNCRPD क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी होता है ये, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के बारे में बात करूंगा आज मैं आप लोगों से, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा, तो ये चीज़ याद रखना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ये क्या चीज़ है बेसिकली, देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है ऑन द राइट, ये पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये आया कब था, ठीक है भाई। पता है सुमन सर आपको ये आया कब है? 2006 में, वेरी गुड। तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि ये 2006 में आया है, और इसी के आधार पर मैं आपको बताऊं, RPWD एक्ट का नाम सुना होगा, RPWD एक्ट है ना, हाँ, इसी के आधार पे आया है, ठीक ना। हाँ, तो किसके आधार पे आया है? UNCRPWPD के अकॉर्डिंग ही आया है, ठीक है, RPD के अकॉर्डिंग आया है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें कुल टोटल 50 अनुच्छेद हैं, सॉरी 50 धाराएं हैं, और हम 50 धाराओं के बारे में जानकारी रखेंगे, और यहाँ से एक प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो क्या चीज़ें बताई गई हैं इसके बारे में ज़रा देखते हैं हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र समझौता, जिसे दिव्यांगता समझौता भी कहा जाता है, यानी डिसेबिलिटी कन्वेंशन किसे कहा जाता है? तो डिसेबिलिटी कन्वेंशन जो है इसी को बोला जाता है, UNCRPD को ही बोला जाता है, ठीक है। डिसेबिलिटी कन्वेंशन भी इसी को बोला जाता है। और दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जो चर्चा करता है, ये कौन सा एक्ट हो सकता है या कौन से ऐसे संरक्षण है जिसमें दिव्यांगों के मानवाधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है? तो आप तुरंत बताना, UNCRPD, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो मानवाधिकार क्या है, पहले तो इसके बारे में आप जान लीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये सभी लोगों से संबंधित यानी बुनियादी अधिकार के बारे में बात करता है, और बुनियादी अधिकार का मतलब होता है बेसिक अधिकारों के बारे में बात करता है, ठीक है, बेसिक राइट के बारे में बात करता है। और स्वतंत्रता है, और निष्पक्ष एवं समान रूप से समान और प्रतिष्ठा के साथ बर्ताव किया जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से हुआ कि दिव्यांगों की स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात भी करता है, निष्पक्षता की बात करता है, सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों के बारे में चर्चा करता है मानवाधिकार। और यह मानवाधिकार जो है UNCRPD के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये बातें बताई गई है। तो वहाँ से निकला है RPWD एक्ट 2016, ठीक है, वहाँ से निकला है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि UNCRPD का जो एक्ट है 2016 इज कमिंग, और ये कम हुआ मतलब आया जो है वो किस रूप में आया है? तो राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट के रूप में आया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना। मानवाधिकार ये सभी दर्शाते हैं कि सरकार को लोगों के साथ किस प्रकार पेश आना है। मतलब ये बताता ऐसा है मानवाधिकार कि सरकार को, मतलब सरकार को लोगों के साथ किस तरीके से पेश आना है, ये चीज़ें जिक्र की जाती है मानवाधिकार में। तो मानवाधिकार इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो ऐसे अधिकार जहाँ पे सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग सुरक्षित रह सके और चोट आदि से उसकी सुरक्षा भी की जा सके, ठीक है। तो लोगों को सुरक्षित के संबंध में या पर्यावरणीय या आपदा इत्यादि जैसी चीज़ें, कोई विपदा घटना घटित होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके बारे में सुरक्षा की बात करता है। और सुरक्षा का मतलब होता है संरक्षण की बात करता है, और ये आप जानते हैं UNCRPD के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई है, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। और क्या कहता है कि अपने खुद के निर्णय ले सके, ठीक है भाई। UNCRPD क्या बोलता है? कहता है कि अपने खुद से निर्णय ले सके, अच्छा जीवन जी सके, अपने समुदाय और समाज में शामिल हो सके। यह विभिन्न प्रकार की कुछ एक्टिविटी हैं, इसको आप ध्यान रखना। जैसे एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न बनेगा कि UNCRPD 2006 के अनुसार किन किन बातों पर विचार किया गया है, तो आप लोग ध्यान रखना यहाँ पर। जैसे अपने खुद के निर्णय ले सके, अपना अच्छा जीवन जी सके, इसके बारे में बात किया है। और समुदाय और समाज में वो सही तरीके से भागीदारी भी निभा सके, पार्टिसिपेट भी हो सके। तो यह इसका एक सकारात्मक कार्य है ना।
कौन से कार्य हैं इसके, सकारात्मक कार्य हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं, दिव्यांगता समझौता क्या है। तो पूरे विश्व भर में दिव्यांग लोगों को मानवाधिकारों पर पहुंच प्राप्त नहीं है जो अन्य लोगों को है। कहने का मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जो UNCRPD था, ये सामान्य व्यक्तियों के, जैसे समान व्यक्ति अपना एक जीवन व्यतीत करता है, ठीक उसी प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति भी अपना जीवन व्यतीत करे। और यही बात UNCRPD कहता है, ठीक है, UNCRPD कहता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। और देखिए, दिव्यांगता समझौता एक विश्वव्यापी करना या एक मानवाधिकार समझौता है, या दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों को स्पष्ट कर देता है, ठीक है, दिव्यांग लोगों के मानवाधिकारों को स्पष्ट कर देता है। तो याद रखिएगा, यह आपका क्या कहलाता है, UNCRPD कहलाता है, यही, ठीक है, मानवाधिकार में। तो ये बताता है कि यह समझौता दिव्यांग लोगों को नए अधिकारों नहीं देता है, इस प्रकार की बात करता है या स्पष्ट करते हुए बताता है कि उनके अधिकार वही हैं जो हर किसी के पास है। मतलब सामान्य जैसा जो सामान्य व्यक्ति के पास है, वही अधिकार एक दिव्यांग व्यक्ति के पास भी है। ये बात कहता है, आप ध्यान रखिएगा। UNCRPD क्या क्या बातें कह रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो यह सरकारों को बताता है कि बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जाए और किस प्रकार यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिव्यांग लोगों को उसके अधिकारों तक पहुंच प्राप्त हो सके, ठीक है। तो यही संयुक्त राष्ट्र महासभा के दिसंबर 2006 में दिव्यांग समझौता को अपनाया गया था। और यही जो दिव्यांग समझौता है, इसी का नाम है, याद रखिएगा, UNCRPD, इसी का नाम है ना। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, UNR, ठीक है, UNCR, ठीक है भाई, UNCR, ठीक है, एक मिनट, UNCRPD, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। और ये आया था 2006 में। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी दिव्यांग लोगों के लिए समान मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, इसकी सुरक्षा करना सुनिश्चित करता है, और दिव्यांग लोगों की प्रतिष्ठा के लिए समान या सम्मान का प्रचार करता है, ठीक है भाई, प्रतिष्ठा, सम्मान, ठीक है, इत्यादि चीज़ों के बारे में। प्लस में समानता की बात करता है, जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, निष्पक्षता की भी बात करता है। ये सारी बात कौन करता है, UNCRPD करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम के थोड़े से परिचय के बारे में जानिए, क्या है ये परिचय इसका। तो दिव्यांगजन के समूह ने मिलकर, मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है किसके परिप्रेक्ष्य में, दिव्यांगजनों के। तो दिव्यांगजनों के परिप्रेक्ष्य में कौन बात कर रहा है, UNCRPD कर रहा है कि समूह ने मिलकर इस UNCRPD को बनाया है। अच्छा, बनाया किसने, दिव्यांगजन के समूह लोगों ने बनाया है। और समूह के रहस्य कई अलग अलग देशों में भी थे। तो इस अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम की मदद से हमारे देश में कानून में बदलाव लाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश ने इस अधिनियम पर, ठीक है, इस अधिनियम पर भी हस्ताक्षर किया है। और हमारे देश में जो, अब आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर UNCRPD ने, हमारे देश ने भी हस्ताक्षर किया है। तो हस्ताक्षर करके कौन सा एक्ट लाया है, ये प्रश्न बन सकता है। तो RPWD लाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 2016 का, ठीक है। अब हमारे देश का कर्तव्य भी बन गया है कि हमारे कानून को बदला जाए, ठीक है। तो इसमें कुछ निम्न बातें हैं, क्या क्या बदलने की बातें हैं। जैसे 3 टाइप की यहाँ पर चर्चा की गई है इस धारा के आधार पर। तो पहले अगर जब मैं धारा पढ़ूंगा तो उसमें 1 से लेकर 9 तक आएंगे, और इसमें ये बातें कही गई हैं कि अधिनियम के उद्देश्य और दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है। तो एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा आप लोगों से कि UNCRPD जो बनाया गया है दिव्यांगों के लिए, जहाँ पर अधिकारों की और उद्देश्यों की बात की जाती है, निम्न में से कौन से धारा तक की बात कही गई है। तो आप तुरंत बता देना कि 1 से लेकर 9 तक जितने धाराएं हैं इसके बारे में जिक्र किया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा, है ना। और इसमें कहा गया है कि इन धाराओं के द्वारा दिव्यांग लोगों के अधिकारों और मजबूत बनाना, मतलब उनके अधिकार और प्लस में उनको मजबूती यानी सशक्तिकरण प्रदान करता है दिव्यांग लोगों का, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये तो 1 से 9 तक हो जाएगा। और जो दूसरी धारा आएगी आपको, उसमें क्या चीज़ें कही गई है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। बात को समझिएगा बड़ा अच्छे से, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो दूसरी धारा है, इसमें 10 से 30 तक की बातें कही गई है, ठीक है। तो घर का ढांचा, जैसे दीवार, खिड़कियाँ, छत, फर्श आदि की तरह ये होते हैं, और इन धाराओं से अधिनियम, ठीक है, पूरा किया गया है।
और इन धाराओं के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकार पूर्ण रूप से पा सकता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यह आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मकानों के बारे में बताया जा रहा है, कि घर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें एक मकान में छत होता है, फर्श होता है, दीवारें होती है, ठीक उसी प्रकार से एक अधिनियम में भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो धारा नंबर 10 से लेकर 30 के बारे में बात किया गया है ये कि दिव्यांग व्यक्ति के अपने अधिकारों के पूर्ण रूप से वो क्या कर सके, प्राप्त कर सके या उसे पा सके, ऐसी जिक्र की गई है दूसरी धारा में, जो धारा है 10 से लेकर 30 के बीच में। और कुल टोटल कितनी धाराएं हैं बताइए जरा सुमन सर? 50 धाराएं हैं, हाँ 50 धाराएं हैं। और देखिए जो तीसरी धारा है वो 31 से लेकर 50 तक आती है। ठीक उसी प्रकार से जो मकान के बारे में अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, तो उस मकान या घर के सीमेंट के तरह काम करता है। जिस तरीके से एक मकान की मजबूती सीमेंट देता है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से या आपका जो UNCRPD है, या तीसरी धारा के अंतर्गत 31 से लेकर 50 के बीच में ये भी क्या दे रहा है, मजबूती देता है। ये क्या मजबूती देता है? UNCRPD मजबूती देता है दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है, उनके अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में देता है। और इन धाराओं में ये बात कही गई है कि अगर दिव्यांग व्यक्तियों का कोई उल्लंघन करने पर, ठीक है भाई, कोई एक्टिविटी हो रही है उल्लंघन से संबंधित, तो उसको दंड, उसको अपराध यानी वह दंड के भागीदारी भी होगा, ठीक है, वह दंड का भागीदारी भी होगा। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में उसको सुरक्षा भी प्रदान करेगी, प्लस में उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएगी, और अंतर्राष्ट्रीय देश के बारे में भी चर्चा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय देश के बारे में भी, प्लस मैनेजमेंट के बारे में भी, प्रबंधन के बारे में। ये सभी की सभी बातें जो है आपको 31 से लेकर 50 तक धाराओं में जिक्र किया गया है। अब हम एक से पढ़ेंगे, कुल टोटल 50 धाराएं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। धारा नंबर 1 में क्या बातें कही गई हैं ये आपको पता होना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से एक प्रश्न तो आना तय है, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना। तो धारा नंबर 1 में ये बातें कही गई हैं उद्देश्य को लेकर, ठीक है। और ये जो उद्देश्य के बारे में जिक्र कर रहा हूँ आप सबसे, ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो दिव्यांग व्यक्ति के मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले और उसका पूरा आनंद उठा सके और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान हो, इस तरीके की बात कही गई है। कहाँ पर? UNCRPD 2006 में कहा गया है ये सारी की सारी बातें, और इसी के आधार पे बनाया गया है RPWD एक्ट, ठीक है। हाँ, आप लोग कह सकते हो कि कुछ PWD की एक्ट के शोधन या एक प्रकार से परिशोधन किया गया है, उसका संशोधन किया गया है, और संशोधन करके इसको RPWD में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यही जो RPWD का बेस बनाया गया था, या बुनियादी जो स्वतंत्रता थी, वो थी UNCRPDI था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन था राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2006, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, धारा 1 तो आपको समझ में आ गई होगी, और भी बातें दी गई है इसमें कि दिव्यांग जो है, दिव्यांगता शारीरिक और मनोसामाजिक, या मनोशारीरिक और मनोसामाजिक, सामाजिक, बौद्धिक भी हो सकता है। समाज के बाधा और दिव्यांगता की वजह से दिव्यांग व्यक्ति अपने अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में दिव्यांगता को क्या बताता है भाई? एक प्रकार से उद्देश्य के बारे में चर्चा करता है कि ये सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, प्रतिष्ठा सम्मान पा सकते हैं। यह एक्टिविटी आपको बताता है UNCRPD धारा नंबर 1 में। ये बात याद रखिएगा आपको, धारा नंबर 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं धारा नंबर 2 में। तो धारा 2 में क्या है? परिभाषा है, डेफिनेशन इसके बारे में जिक्र किया गया है। क्या बताया गया है कि संवाद का अर्थ संवाद का साधन है, जैसे सभी प्रकार के साधन जिससे कि सभी लोग बातचीत कर सके। सांकेतिक भाषा, बोलचाल की भाषा, लिखित भाषा, ब्रेल और स्पर्श, आप जानते होंगे टच, और बड़े लिखे अक्षर वाले, छपे अक्षर वाले, ध्वनि, सरल भाषा जिससे कि दिव्यांग लोग बातचीत कर सके। परिभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है और कम्युनिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इनको बताया गया है, जैसे साइन लैंग्वेज की बात हो हियरिंग इम्पेयरमेंट में, प्लस में विजुअल इम्पेयरमेंट की बात हो तो ब्रेल लिपि की बात हो, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। और ये जिक्र किया है UNCRPD धारा नंबर 2 में किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दूसरी बात आपकी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो इसने भाषा में एक चीज़ और बताया है कि सभी प्रकार की बोली जाने वाली भाषाएं, सांकेतिक तथा बोली जाने वाली भाषाओं का अतिरिक्त भाषाएं भी। जैसे आपको बताऊं मैं, अभी आपको आगे भी मिलेगा इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकारी, उस सरकारी डिपार्टमेंट में क्या होता है,
उस सरकारी डिपार्टमेंट के जितने भी सदस्य हैं उनको भी पता होना चाहिए साइन लैंग्वेज के बारे में, अगर कोई डफ एंड डम वाला व्यक्ति आता है, ताकि उसकी समस्याओं को वो सुन सके। ठीक है, इस तरीके की बात कही गई है। अब आज के समय में रख नहीं रहे ये तो अलग की बात है, लेकिन ये जो है इस अधिनियम में ये बातें कही गई है UNCRPD में। ठीक है ना, कि हर व्यक्ति जो है वहाँ पर इसको ट्रेंड किया जाए, उसको पता होना चाहिए साइन लैंग्वेज की बातें, है ना, ये सारी चीज़ें तो ये जिक्र की गई है इसमें या अधिनियम में। आगे अगर मैं बात करूँ तो दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, देखिए यहाँ पर दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव, जब लोगों को, देखो यहाँ पे परिभाषा की बात कर रहा हूँ धारा नंबर 2 में, जब लोगों को उसकी दिव्यांगता के कारण किसी चीज़ को करने से बाहर रखा जाता है या शामिल ही नहीं किया जाता है या रोका जाता है, तो यह जीवन के सभी क्षेत्रों में भी हो सकता है और उसे दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये सारी गतिविधि नहीं करनी है, यह UNCRPD कहता है। ठीक है, और ऐसे भेदभाव के रोक के लिए धारा नंबर 2 में कही गई है, धारा नंबर 2 में कही गई, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, धारा नंबर 2 में। और यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यक्ति को किसी बदलाव की ज़रूरत पड़े, ठीक है, रीज़नेबल अकोमोडेशन का मतलब होता है एक प्रकार से समायोजन की बात। ठीक है, और ये बताता है कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपने अधिकार का पूरा उपयोग करने के लिए कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वह व्यक्ति सामान्य फील्ड में, डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, संसाधन ऐसा होना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्ति के लिए आसानी से वो काम कर सके उसके लिए। ठीक है, तो दिव्यांगता के बारे में यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बता रहा है कि समायोजन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं जब आवश्यकता पड़ने पर आप समायोजित ना करें। ठीक है, तो अदर व्यक्ति के लिए भी और अपने एम्प्लॉय के लिए भी, जो व्यक्ति डिसेबल हो तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीके की जिक्र की गई है, UNCRPD में कही गई है। ठीक है, और उदाहरण के तौर पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेल कंप्यूटर जिससे स्क्रीन पढ़ने का सॉफ्टवेयर हो और सांकेतिक भाषा, देखो मैंने अभी आप लोगों से बताया था ना कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको सांकेतिक भाषा आनी चाहिए। ठीक है, और उसमें ब्रेल कंप्यूटर जिससे स्क्रीन को आसानी से पढ़ा जा सके, इस तरीके के सॉफ्टवेयर भी उसमें मौजूद होना चाहिए कंपनी में। ठीक है, ये बातें कही गई है। यदि ये बहुत अधिक महंगे हैं तो और कठिन भी हैं तो हो सकता है इसमें बदलाव ना किया जा सके। ठीक है, तो ऐसी भी कंडीशन है। अगर महंगा है तो आप उसके लिए आप कुछ ऐसा बनाइए लोचदार, या आप इसको कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में बनाइए, इस तरीके के कार्य करिए वहाँ पर, है ना, और स्पेशल एजुकेटर ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो यूनिवर्सल डिज़ाइन सार्वभौमिक बनावट के आधार पर भी होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें बनाई जाए जिससे कि सभी लोग शामिल हो सके, और इस अधिकार को पाने के लिए अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति को कोई विशेष ज़रूरत हो तो उन्हें उपयोग भी कराया जा सके। मतलब इस तरीके की ज़रूरतों का भी उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए, स्थानों में बदलाव किए जाने चाहिए, उसका प्रयोग सभी लोगों के द्वारा किए जाने चाहिए। और यह प्रकार से यह जो टाइप बताता है UNCRPD, ये कहता है यूनिवर्सल डिज़ाइन सार्वभौमिक बनावट के आधार पर होनी चाहिए। कुछ जनरल प्रिंसिपल होते हैं। जनरल प्रिंसिपल का मतलब होता है सामान्य सिद्धांत, जैसे प्रतिष्ठा और उसका सम्मान, अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, भेदभाव ना करना। ये जो सामान्य सिद्धांत के बारे में जिक्र किया गया है, धारा नंबर 3 में जिक्र किया गया है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार, धारा नंबर 3 में जिक्र किया गया है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो धारा नंबर 3 में क्या है, धारा नंबर 3 में सामान्य सिद्धांत है ना, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। धारा नंबर 1 में क्या है सुमंत सर, उद्देश्य। धारा नंबर 2 में क्या है, परिभाषा, वेरी गुड। और धारा नंबर 3 सामान्य सिद्धांत। तो ये आपका सारे के सारे सिद्धांत, ये जो धाराएं हैं अगर याद है तो आप आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, और भी कुछ चीज़ें कही गई हैं कि समाज में समावेश और पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी के बारे में बात की गई है। दिव्यांग व्यक्ति के मनुष्य जाति का एक अंग है, अतः उसकी विभिन्नताओं का सम्मान होना चाहिए, समान अवसर का अधिकार होना चाहिए, सुगमता होनी चाहिए, महिलाओं और पुरुषों में समानता होनी चाहिए, बच्चों की उभरती प्रतिभा का सम्मान, बच्चों की पहचान सुरक्षित रखने का अधिकार। ये सभी के सभी जो बातें हैं ये आप धारा नंबर 3 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांत में UNCRPD एक्ट जो अकॉर्डिंग 2006 में लाया गया था, उसी के अनुसार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, धारा नंबर 3 में। धारा नंबर 4 देख लीजिए एक बार। धारा नंबर 4 की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर
आप देख रहे हैं कि सामान्य दायित्व की बात की जा रही है। तो सामान्य दायित्व क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो सामान्य दायित्व के बारे में बात करूँ मैं आप लोगों से, तो यहाँ पर कहता है कि मानव अधिकारों को पूरी तरह से लागू करने के लिए जो सरकार को निम्न कार्यवाही करनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य दायित्व किसके, सरकार के बारे में बताया जा रहा है, और ये सरकार के बारे में बता रही है कि इस तरीके से काम करना चाहिए। और ये बात कर रही है UNCRPD कह रही है। क्या क्या बातें कर रही हैं, जैसे कन्वेंस के अधिकारों को लागू करने के लिए कानून और प्रशासन का एक साथ होना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका सामान्य सिद्धांत के साथ दूसरा जो सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे उसके दायित्व के बारे में, सामान्य दायित्व के बारे में। और ये सामान्य दायित्व यही कहता है कि कन्वेंशन या संरक्षण के आधार पर या अधिकारों का लागू करना और कानून और प्रशासन के साथ काम करना, ये बातें जो कही जा रही हैं सामान्य दायित्व में कही जा रही हैं। ठीक है, नंबर 5 की बात अगर मैं करूँ तो सामान्य भेदभाव, सामान्यता और भेदभाव ना करना, इसके बारे में बात कर रहा है ये। और ये भी बात करता है धारा नंबर 5 में UNCRPD। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ तो कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, कानून के आगे समानता, दिव्यांग व्यक्ति वाले जो कानून के अनुसार समान सुरक्षा और समान लाभ के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो कानून के आगे समानता, दिव्यांग व्यक्ति के कानून के अनुसार यानी समान सुरक्षा और समान लाभ के अधिकारी हैं। ठीक है, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, सामान्य दिव्यांग जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके बारे में। ठीक है, उनके अधिकारों के बारे में। तो समानता और भेदभाव ना करना जो UNCRPD बोल रहा है, तो इसके अंतर्गत में क्या सरकार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं। ये कहती है कि दिव्यांगता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को रोको, पहला काम। दूसरा काम बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी बदलाव की ज़रूरत पड़े तो वह उपलब्ध कराने के लिए उसकी ज़रूरतों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाओ, ये कहती है सरकार। और देन उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे समानता की बात करती है, अगर मैं आपसे बात करूं प्रतिष्ठा की बात करती है, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि जो है तो ये सरकार की एक जिम्मेदारी है, ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए। और ये जब भेदभाव को समाप्त करना, समानता ले आना, ये बातें जो है UNCRPD 2006 धारा नंबर 5 में बताई गई है। ठीक है, धारा नंबर 6 की बात कर लेते हैं अब। और ये धारा नंबर 6 क्या है, दिव्यांग महिलाएं। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि दिव्यांग महिलाओं के बारे में UNCRPD 2006 में कौन सी धारा में बात कही गई है, जिक्र की गई है। तो याद रखिएगा सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में जिक्र किया गया है, सरकार की जिम्मेदारियों के बारे में। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उसकी सरकार की क्या जिम्मेदारियाँ हैं महिला दिव्यांग के परिप्रेक्ष्य में, दृष्टिकोण में, उसके बारे में। तो बताया जा रहा है कि सरकार के ज़रूरी कदम उठाकर और ये निश्चित करना होगा कि महिला अपने मानव अधिकार और आधारभूत स्वतंत्रता के अधिकारों का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। जैसे मैं आपसे बताऊं तो सरकार को पूरी कदम, यहाँ पर देखिए ज़रूरी कदम उठाकर ये सुनिश्चित करना होगा कि महिलाओं का विकास, उन्नति और सशक्तिकरण हो, ताकि वह अपने मूलभूत मानवाधिकार का इस्तेमाल कर सके। यह बात जो है महिला दिव्यांग या आपसे बात करो भाई दिव्यांगों के क्षेत्र में या महिलाओं के दिव्यांग के क्षेत्र में काम करने पर जो सरकार की एक महत्वपूर्ण कदम है, वो कदम है सशक्तिकरण को लेकर। किसको लेकर, सशक्तिकरण को लेकर। तो ये बात आप तुरंत इसको टिक लगा देना, धारा नंबर आपका ये हो जाएगा 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए धारा नंबर 8 के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा आपको धारा जो है आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, और धारा नंबर 7 की बात करूँ तो वहाँ पे दिव्यांग बच्चे हैं धारा नंबर 7 में। ठीक है, धारा नंबर 7 में दिव्यांग बच्चे हैं। धारा नंबर 8 की पहले बात कर लेते हैं, अभी आगे मिल जाएगा हो सकता है। ठीक है, तो धारा नंबर 8 की बात करूँ तो जागरूकता फैलाना होता है इसका मतलब। तो समान के स्तर पर, जैसे समाज के स्तर पर जागरूकता फैलानी होती है, ये आपका सही हो जाएगा धारा नंबर 8 में। यहाँ पर आपसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे पुरानी जो धारणाएं हैं वह एक प्रकार से हानिकारक व्यवहार के रूप में आ जाती हैं, तो उसी कंडीशन को यानी नकारात्मक गतिविधियों को रोकने का जो काम करता है धारा नंबर 8 करता है। और ये धारा नंबर 8 जो है UNCRPD 2006 में जो कही गई थी धारा नंबर 8 में जागरूकता फैलाने के परिप्रेक्ष्य भी, ये बेसिकली परिवार से संबंधित था। ठीक है, एक यूनिट से संबंधित था, एक इकाई से संबंधित था। ठीक है, तो समाज पर या समाज के स्तर पर जागरूकता फैलाना है। प्लस में आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर परिवार के स्तर पर भी जागरूकता फैलानी है आपको, समूह के स्तर पर जागरूकता फैलानी है आपको, समुदाय के स्तर पर जागरूकता फैलानी है आपको। प्लस में पुरानी जो धारणाएं बनी हुई है उसके विश्वास और हानिकारक व्यवहारों को रोकना होता है। हानिकारक व्यवहारों का मतलब होता है नकारात्मक क्रियाविधि को क्या करना है, रोकना होता है। और यह क्रियाविधि कौन करता है, धारा नंबर 8 में कही गई है UNCRPD 2006 के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं धारा नंबर 7 की।
धारा नंबर देखो 7 आ गया, मैंने अभी आपको बताया भी है कि दिव्यांग बच्चों से संबंधित है ये, और आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के बारे में, ठीक है। धारा नंबर 7 में कहा जा रहा है कि सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या होगी, सरकार की जिम्मेदारी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सरकार की जरूरी कदम उठाकर या निश्चित करना चाहिए कि दिव्यांग बच्चे अपने मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल दूसरों के सम्मान में कर सके, या इस तरीके की गतिविधियाँ यहाँ पर जो है दिव्यांग के बच्चे पे या दिव्यांग बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कही गई हैं। लाइक जैसे मैं कहूँ कि दिव्यांग बच्चों से संबंधित किसी भी कार्य को करते समय सरकार को उसके हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए, पहला काम। तो यहाँ पर सरकार की एक जिम्मेदारी ये है कि दिव्यांग बच्चों के लिए उससे संबंधित कार्य करते समय सरकार को अपने हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सॉरी अपने हितों के नहीं, उसके हितों के क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। और उसका हितों का मतलब होता है दिव्यांग, और अपना अगर मैं बोल रहा था तो यहाँ पर UNCRPD हो जाता फिर, ठीक है। तो यहाँ पर उसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, धारा नंबर 10 की बात कर लेते हैं। धारा नंबर 10 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार की बात है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ के बारे में बात की गई है। तो इसमें जीवन जीने का अधिकार के बारे में क्या बात करती है सरकार, कहती है सरकार को इस तरह से कार्य करने होंगे कि हर दिव्यांग व्यक्ति को अपना जीवन पूरी तरह से जीने का अधिकार मिल सके, ठीक है। तो ये बात हो जाएगा धारा नंबर 10 पे। तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो उसका आप खासकर ध्यान रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में दिव्यांगता समझौता को जब अपनाया था, तो उस समय UNCRPD अधिनियम को परिचित करते हुए उसने कुल टोटल 50 धाराएं बताई, और जिनमें से हम लोगों ने अभी जिक्र कर लिया है कि 1 से लेकर 9 तक की जो पहला धारा है, जिसका नींव रखा गया था उद्देश्य और दिव्यांग अधिकारों के लेकर, और मैंने चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से कि पहली धारा उद्देश्य के बारे में बात की गई है, दूसरी धारा के बारे में परिभाषा की जिक्र की गई है, तीसरी धारा के बारे में बात करूं तो यहाँ पे सामान्य सिद्धांत के बारे में जिक्र हो चुका है, चौथी धाराओं के बारे में मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ जिसमें सामान्य दायित्व के बारे में चर्चा हुआ है, पाँचवें धारा के बारे में मैंने जिक्र कर चुका हूँ जिसमें कहा गया है कि समानता और भेदभाव ना किया जाए। हाँ, ये चीज़ें बता चुका हूँ। प्लस में मैंने 6 धाराओं के बारे में ये भी बताया है आप लोगों से कि दिव्यांग महिलाओं के बारे में, और जैसे महिला आ जाएगी तो दिव्यांग 6 के बाद अगर 7 की बात करें तो दिव्यांग बच्चे हो जाएंगे, और धारा नंबर 8 की बात करूँ तो उसके बाद आपके पास जागरूकता फैलाना हो जाएगा, और धारा नंबर 9 की अगर मैं जिक्र करूँ तो धारा नंबर 9 क्या है, अच्छा ये भी धारा नंबर 9 भी एक प्रकार से ना जीवन जीने के ही संबंध में है, परिप्रेक्ष्य में उसी के परिप्रेक्ष्य में ही है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आप ध्यान रखिएगा, धारा नंबर 9 भी, ठीक है। जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो एक प्रकार से वो सुगमता की बात करता है, ठीक है। तो जहां पर न्यूनतम जो भी अधिकार है, जहां पर जो न्यूनतम जो मानक अधिकार है जिसको निर्देशन को स्थापित करता है वो धारा नंबर 9 है। तो जैसे एग्जाम में आपसे यह शब्द लिख देगा, ठीक है, ये शब्द लिख देगा सुगमता, ठीक है, सुगमता लिख देगा, और अब पूछ लेगा कि बताइए जरा ये कौन से संबंधित है, और UNCRPD के अकॉर्डिंग तो ये धारा नंबर 9 से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जानते हैं आप लोग क्या कहा गया है कि जो भी मिनिमम मानक है उसको और प्लस निर्देश जो होंगे उसको स्थापित किया जाएगा, ये धारा नंबर 9 में है। और धारा नंबर 10 क्या कहता है, जीवन जीने के अधिकार के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग उसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं धारा नंबर 11 के बारे में अब फिर, ठीक है। कह रहा है कि खतरे की परिस्थितियों और मानवतावादी की आपात स्थिति के बारे में जिक्र किया गया है। तो मानवतावादी आपात स्थिति क्या हो सकती है भाई, जैसे सरकार की जिम्मेदारी ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों को परिस्थितियों में उसके सुधार लाए या उसको सुरक्षित रखे। तो जैसे युद्ध हो जाए, संघर्ष हो जाए, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, आपदा परिस्थितियां हैं एक प्रकार की, ऐसी परिस्थितियों में उसको सुरक्षित रखा जाए। तो खतरे की परिस्थिति में, ठीक है, तो मानवतावादी आपात स्थिति में भी आप उसको क्या करें, सुरक्षित रखें। ये बात UNCRPD दिसंबर 2006 के अनुसार ये बातें कही गई थी उस समय, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो धारा नंबर 9 के बारे में देखिए, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए धारा नंबर 9 लिखा हुआ है, और ये सुगमता है जो मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम मानक होना चाहिए जहाँ पर निर्देशों को स्थापित किया जा सके। धारा नंबर 10 की बात हो चुकी है। अच्छा, धारा नंबर 11 की बात करें, 12 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 10, 11 भी बता चुका हूँ आप लोगों को। और कानून के आगे समान रूप से मान्यता की बात करता है, और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार क्या है, इसमें ये अधिकार है उसका कि कानून में दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य सभी व्यक्तियों के समान मान्यता का अधिकार की बात हो सके, प्लस में दूसरों के समान जीवन के हर पहलू के समान कानूनी क्षमता को पाने का अधिकार हो सके, संपत्ति के या जो भी संपत्ति है उस संपत्ति में दिव्यांग
व्यक्ति का समान अधिकार मिल सके। ये बातें जो कही जा रही हैं आप लोगों को UNCRPD 2006 के अनुसार, वे बातें धारा नंबर 12 में कही जा रही है कि कानून के आगे समान रूप से मान्यता होनी चाहिए। ठीक है भाई, और यानी इक्वल रिकॉग्नाइजेशन बिफोर द लॉ। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो दिव्यांग व्यक्तियों का जो अधिकार है ये यही है कि समान अधिकार को लेकर है, उसकी क्षमताओं को पाने के रूप में है, प्लस में उस व्यक्तियों के मान्यता का अधिकार देने की बात में है। ये 3-4 बातें जो हैं आप लोगों को धारा नंबर 13 में देखने को मिलता है, सॉरी 12 में देखने को मिलता है। ठीक है, 13 आपका जो आएगा वो आएगा न्याय तक पहुँच या न्याय पर पहुँच। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, धारा नंबर 13 में। तो 13 में क्या कहा जा रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार क्या होना चाहिए कि जो न्याय संबंधित हर कार्यवाही में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल होने का अधिकार है। ठीक है, ये धारा नंबर 13 है आपका। और इसमें सरकार की जो जिम्मेदारी है वो क्या हो सकती है, इसमें सरकार कहती है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कानूनी क्षमताओं को लागू करने के लिए उसको जिस तरह की सहायता हो उसी तरीके से उसे बाधा रहित तरीक़ों से उसे क्या दिया जाए, उपलब्ध किया जाए उसको, और उपलब्ध कराने का मतलब उसको न्याय दिया जाए। ठीक है भाई, यहाँ पर तो दिव्यांग व्यक्तियों पर किसी भी तरह के अन्याय होने पर रोकना है ताकि वह अपनी कानूनी क्षमता का इस्तेमाल सही तरीके से कर सके। ठीक, अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर देखिए सरकार की जिम्मेदारियाँ और क्या है बढ़ जाती हैं। कहता है कि सरकार को अन्य कार्यवाही पर दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, सुनिश्चित करना चाहिए। और किसमें, जो कि कुछ कार्यवाही हैं इसमें वो शामिल हैं, जैसे मैं कह तो यहाँ पे सरकार को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता देनी चाहिए, ये चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा धारा नंबर 13 में क्या बातें कही गई हैं, न्याय तक पहुँच, जिसमें ये बात कही गई है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्याय कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कानूनी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकना चाहिए, प्लस में उसको प्रभावी तक पहुंच बनाना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। और एक और बात जो मैंने आप लोगों से बताया है कि सरकार को न्यायिक प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए और दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता देनी चाहिए। ये बात जो होती धारा नंबर 13 के अनुसार हो जाती है। धारा नंबर 14 में दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात करता है। तो इसमें कहा जाता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, तो दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता का अधिकार, इसे पाने के लिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये आपका धारा नंबर 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी धाराएं आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, तो सुनिश्चित करें कि दिव्यांग व्यक्तियों को उसके स्वतंत्र रूप से कानून की बिना इजाज़त और मनचाहे ढंग से वंचित नहीं रखा जा सकता है। ये आपका आर्टिकल हो जाएगा धारा नंबर में, कौन सी धारा बताइए जरा, 14। दिव्यांग व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता, वेरी गुड। अगर हम बात करें धारा नंबर 15 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों की यातनाओं और निर्दयता, कठोरता, अपमानजनक सव्यवहार, ठीक है, यहाँ पर व्यवहार लिखा हुआ है, समव्यवहार के बारे में चर्चा किया गया जा रहा है, और सजा से स्वतंत्र रखना। ठीक है, ये बात कही गई है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। ठीक है, जहाँ पर उसके दिव्यांग व्यक्ति के साथ यातना, ठीक है, और निर्दयता, कठोरता, अपमानजनक व्यवहार जो हो रहे हैं, ठीक है, और सजा से स्वतंत्र रखने की बात, मतलब इन सबसे स्वतंत्र रखना है इसको। और ये बात कहा है UNCRPD ने कहा है। तो इसने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों का जो अधिकार है वो कहता है कि किसी भी तरह से अगर यात्रा या निर्दयता, कठोरता, अपमानजनक व्यवहार या सज़ा का पात्र नहीं बनाया जा सकता है। और जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, आज के वर्तमान समय में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है, उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है। बट UNCRPD कहता है कि इस तरीके से ना किया जाए। और यह सरकार इसके लिए क्या करती है, सरकार खुद इसके लिए क्या चलाई है, नियम बनाई है। ठीक है, रूल बनाया गया है कि आप उसे अगर अपमानजनक शब्दों से या आप उसे पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसके आपके साथ क्या किया जाएगा, कड़ी से कड़ी आपके साथ क्या किया जाएगा भाई, बताइए, कड़ी से कड़ी आपको सजा दी जाएगी। तो इस तरह की गतिविधियां जो है की गई है, धारा नंबर 15 में कही गई है। ठीक है, धारा नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो शोषण, निरादर और व्यवहार की स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो व्यवहार से स्वतंत्रता की बात क्या हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए धारा नंबर 16 में कह रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे अधिकार लिखा हुआ है, ठीक है, ये अधिकार लिखा हुआ है। तो दिव्यांग अधिकारों
के पास, यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के पास ये अधिकार है कि वह शोषण, निरादर और दुर्व्यवहार के स्वतंत्र रहें। और इसी के संबंध में सरकार ने ये नियम बनाया है, ये जिम्मेदारी है सरकार की कि सरकार को अनिवार्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को हर तरह के शोषण और निरादर, दुर्व्यवहार से सुरक्षा की जाए, इसके घर और या बाहर, ठीक है, घर या हो या बाहर, ठीक है, ऐसी गतिविधियों में उसको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। और कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक, स्वैच्छिक और कदम उसके लिए उठाए जाएं। तो एक प्रकार से सामाजिक, प्रशासनिक कदम उठाए जाए, प्लस में शैक्षिक कदम उठाए जाए, ताकि उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस तरीके की गतिविधि की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पर एक और बात की गई है कि व्यक्ति के प्रति प्रतिष्ठा की सुरक्षा की बात करती है, एक प्रकार से प्रोटेक्शन की बात करती है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रोटेक्शन की बात करती है कि हर दिव्यांग व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसकी मानसिक और शारीरिक प्रतिष्ठा का सम्मान हो, ठीक है। हर दिव्यांग व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसकी मानसिक तरीके से और उसके शारीरिक प्रतिष्ठा के रूप में क्या किया जाए, उसका सम्मान किया जाए। ये आपको बताता है धारा नंबर कौन सा, 17 बताता है, 17 बताता है, 17 बताता है ना। 18 की धारा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कही जाए वाली जो बातें हैं उसमें स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की बात करता है, ठीक है। तो राष्ट्रीयता की बात करता है 18 में, लेकिन अभी आपको मिल जाएगा 18 भी, पहले 19 देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता से रहने और समुदाय में सम्मिलित होना चाहिए। और यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार जो होगा कि कहीं भी जाने की आज़ादी का अधिकार है, समुदाय में रहने का अधिकार है, समूह में रहने का अधिकार है, कहीं पर भी रहने का अधिकार है ना। ये तो आप अच्छे तरीके से भी जानते होंगे। तो स्वतंत्रता में रहने और समुदाय में जो है एक प्रकार से किस चीज़ के बारे में बात करता है, उसके सम्मिलित होने का अधिकारों के बारे में जिक्र करता है, या सहभागिता के बारे में जिक्र करता है, पार्टिसिपेट के बारे में भी जिक्र करता है। सरकार को निश्चित करना चाहिए, इसमें इसकी जिम्मेदारी है सरकार की कि दिव्यांग व्यक्तियों को संस्थान में ना रहना पड़े। देखिए यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को संस्थानों में ना रहना पड़े, ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये बात कही जाती है स्वतंत्रता से रहने के लिए समुदाय में सम्मिलित होने के संबंध में बोला जाता है, ठीक है भाई। जैसे लिविंग इंडिपेंडेंटली एंड बीइंग इंक्लूड इन द कम्युनिटी के में इसको रहने के अधिकार के बारे में बात करता है, स्वतंत्रता से रहने और समुदाय में सम्मिलित होने के बारे में जिक्र किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसे संस्थान में ना रहना पड़े, इस तरीके की जो जिक्र बात की गई है आर्टिकल नंबर 19 में की गई। सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि दिव्यांग व्यक्तियों की उसकी राष्ट्रीयता से वंचित ना रखा जाए, ठीक है, उसकी राष्ट्रीयता से उसे वंचित ना रखा जाए दिव्यांग व्यक्ति को। तो यह है आपका UNCRPD जो 2006 में लाया गया था दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा से, ठीक है। कहीं भी ठीक है जाने की स्वतंत्रता है, राष्ट्रीयता है, ये धारा 18 है। और कहता है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, कहीं भी रहने का स्थान चुनने की आज़ादी है, राष्ट्रीयता का अधिकार है। ये आप देख रहे हैं धारा नंबर 18 में बात कही गई है, 18 में, ठीक है। और धारा नंबर 20 यानी 20 कहता है व्यक्तिगत गतिशीलता कहीं भी अपने जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के दिव्यांगता के आधार पर होनी चाहिए, ठीक है। धारा नंबर ये आपकी 20 है। और धारा नंबर 20 में कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों की अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार कहीं पे भी आने जाने का उसको अधिकार है, स्वतंत्रता है। और सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि उचित मूल्य पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अच्छी सहायक सामग्री और उपकरण आसानी से उपलब्ध कराना है। और साथ ही साथ दिव्यांग लोगों को, विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी देना है। और यही बात धारा नंबर 20 में कही गई है कि व्यक्तिगत गतिशीलता, कहीं भी अपने जाने का, कहीं पर भी अपने जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के बारे में, ठीक है, पर्सनल मोबिलिटी के बारे में यहाँ जिक्र की जाती है, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा धारा नंबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने धारा नंबर 20 तक आपने जान लिया है। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आपको वो याद रहे सारी की सारी बातें, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा जो दिसंबर 2006 में आया है, दिव्यांगता समझौता को अपनाया गया था। और ये UNCRPD 2006 अधिनियम को परिचित करते हुए इसने बताया कि एक धारा है जो आपको 1 से 9 तक पढ़नी है, उसमें उद्देश्य के बारे में जिक्र किया गया है, प्लस अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरी जो धारा है 10 से 30, उसमें बात की गई है आप लोगों से ये कि धाराओं के दिव्यांग व्यक्तियों के अपने अधिकार के पूर्ण रूप से वो पा सके, इसके बारे में जिक्र किया गया था। और 31 से 50 के बीच में बात की गई थी कि उन्हीं अधिकारों को मजबूती दिया जा सके, ये चीज़ें जो कही गई थी।
धारा 1 में आपसे बोला गया उद्देश्य, धारा 2 में परिभाषा, धारा 3 में आप लोगों से अगर मैं जिक्र करूं तो सामान्य सिद्धांत, और धारा 4 में आपका सामान्य दायित्व, धारा 5 में आपका समानता और भेदभाव ना किया जाना चाहिए, धारा नंबर 6 में अगर मैं आपसे बात करूं तो धारा दिव्यांग महिलाएं हो जाएंगी, धारा नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो दिव्यांग बच्चे हो जाएंगे, धारा नंबर 8 की अगर मैं आपसे बात करूं तो जागरूकता फैलाना हो जाएगा, धारा नंबर 9 की अगर मैं आपसे बात करूं तो धारा नंबर 9 में किस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है, सुगमता की बात की गई है। धारा नंबर 10 की बात करूँ तो जीवन जीने का अधिकार है। धारा नंबर 11 में खतरे की परिस्थिति और मानवता के अधिकार के बारे में बात किया गया है। 12 में कानून के आगे समान रूप से मान्यता की बात की गई है। 13 में न्याय तक पहुंच की बात की गई है। 14 में अगर मैं आपसे बात करूं तो दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता की बात की गई है। और 15 में बात करूं तो दिव्यांग व्यक्तियों की यातना और निर्दयता, कठोरता, अपमानजनक व्यवहार और सजा के रूप में उसे स्वतंत्र रखना चाहिए। और धारा नंबर 16 में अगर मैं बात करूं आपसे तो 16 क्या बोलता है कि शोषण, निरादर और व्यवहार से स्वतंत्र रखा जाए। और अगर 17 की बात करूं तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा की बात करता है। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर 18 की, तो 18 में क्या बातें कही गई हैं, 18 में कही गई कहीं भी जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की बात की गई है। 19 में स्वतंत्रता से रहने और समुदाय को सम्मिलित होने की बात कही गई है। और 20 में जो कही गई है वो बात क्या है आपका धारा नंबर 20 में, तो व्यक्तिगत गतिशीलता, कहीं भी अपने जाने की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के बारे में जिक्र की गई है। ये आपने धारा नंबर 20 तक आपने देख लिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर तो धारा नंबर 21 की। तो धारा नंबर 21 क्या बोलता है, अच्छा यहाँ पे धारा 23 लिख गया है लेकिन धारा नंबर 21 भी आएगा अभी, जिसमें कहा गया है अभिव्यक्त करने की बातों के बारे में जिक्र किया गया है 21 में। पहले हम 23 देख लेते हैं, सामने पर है कि घर और परिवार के लिए सम्मान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। तो आप जान सकते हैं यहाँ पे अच्छे तरीके से कि धारा नंबर 23 में भी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो शादी कर सकते हैं, परिवार बनाने का भी उनका अधिकार है। ठीक है, माता पिता बनने का भी अधिकार है उनको, है ना। तो धारा नंबर 23 में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो विवाह करने के अधिकार के बारे में, परिवार बनाने के अधिकार के बारे में, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिक्र जो है की गई है। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर तो दिव्यांग बच्चों का अधिकार जो है पारिवारिक जीवन का अधिकार के बारे में जिक्र किया। तो परिवार के दिव्यांग के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 23 है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाँ ये धारा नंबर आपका 23 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान रखें तो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में भी आप लोगों से। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है, तो चाहे विवाह के संबंध में हो या परिवार के संबंध में हो या व्यक्तिगत मातृत्व पितृत्व के लाभ में, मातृत्व पितृत्व के परिप्रेक्ष्य में क्यों ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यानी माता पिता का व्यक्तिगत संबंध भी यहाँ पर जो होना चाहिए सकारात्मक होना चाहिए। अगर निगेटिव है तो उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। 21 में देखिए मैंने अभी बताया था कि अभिव्यक्त करने की बात है, जहाँ पर उसके दृष्टिकोण रखने की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुँच की बात करता है। और इस दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार क्या हो सकता है 21 में, जानकारी पाने का अधिकार हो सकता है भाई, जाहिर सी बात है, क्या क्या, बातचीत का अधिकार हो सकता है, स्वतंत्रता से अपने भाव और विचारों को रखने की आज़ादी हो सकती है। ठीक है, ये धारा आपकी कौन सी बता रही है, कौन सी धारा बता रही है, 21 धारा बता रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। और दिव्यांग व्यक्तियों को या सभी जानकारियाँ उपलब्ध कराना और उसके साथ क्या करना, उपलब्ध होना। ठीक है, या उपलब्ध होना, तो ये सभी के सभी जो है सरकार की जिम्मेदारी है एक प्रकार से कि सभी प्रकार की जानकारियों को उपलब्ध कराना है उस व्यक्ति को, उसको प्रोत्साहन भी देना है। ठीक है, बाधा रहित जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देना, संचार के, ठीक, कम्युनिकेशन के साधनों और पत्रकारिताओं में बाधा रहित करना, यानी पत्रकारिता को बाधा रहित करना है। ठीक है, और प्लस में बाधा रहित जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए उसे निजी कंपनियों को प्रोत्साहन भी देना है। तो प्रोत्साहन करने के परिप्रेक्ष्य में जो धारा नंबर 21 देख रहे हैं, जहां पर अभिव्यक्त करने और दृष्टिकोण करने का स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच की बात कर रहा है, यही UNCRPD 2006 धारा नंबर 21 में बात की गई इसके बारे में। इम्पॉर्टेंट है एक आपकी धारा नंबर 22, जिसको आपको गोपनीयता बोलते हैं, गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ
22 में तो कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए। उन परिस्थितियों में जहां दिव्यांग व्यक्तियों की गोपनीयता और सम्मान के निरादर होता है वहां पर उसके कानूनों की सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सरकार की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि सरकार को दिव्यांग व्यक्तियों के निजी और व्यक्तिगत जीवन के सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं पुनर्वास संबंधी जानकारियों को गोपनीय रखा जाए। ये बातें कही गई हैं। धारा नंबर कितने में, 21 में बोली गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सॉरी 22 में, गोपनीयता 22 में है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 में तो आपका वो हो जाएगा ना, अभिव्यक्ति करने का कारण, ठीक है ना, अभिव्यक्ति का। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो धारा नंबर 24 की, तो एजुकेशन की, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, IMP करिएगा। एजुकेशन और परिवार इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो धारा नंबर 24 में क्या गया कि व्यक्तियों के अधिकार के बारे में और यहाँ पर शिक्षा में समान अवसर के बारे में बात किया गया है, ठीक है भाई, समान अवसर के बारे में बात किया गया है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो शिक्षा के तरह जो है यहाँ पर बात की गई व्यक्तिगत प्रतिभाओं के लिए, योग्यताओं के लिए, साथ शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूरा विकास हो सके, इसके बारे में जिक्र किया गया है। और वह समाज में समान रूप से अपनी भागीदारी दे सके, इस तरीके की जो जिक्र हुई है, ये सरकार की एक जिम्मेदारी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और उसमें कहा गया कि मुक्त और प्राथमिक शिक्षा भी इसको उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक स्तर पर समेकित शिक्षा होनी चाहिए। दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा के सामान्य व्यवस्था से बाहर नहीं किया जाना चाहिए, ये बात हो जाएगी आपकी। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सरकार की जिम्मेदारी में जो निश्चित किया गया है। तो पहली बात तो ये कही गई है कि दिव्यांग व्यक्ति के मुक्त और जरूरी प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रह जाए, ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए देखने सुनने और दोनों देखने सुनने परेशानी से अगर बातचीत है तो विभिन्न प्रकार के साधन आपको आने चाहिए। ऑडियो जो है, वीडियो जो है, इससे संबंधित जो भी संसाधन है उसको लाना चाहिए। उपलब्ध कराने का मतलब हुआ ये कि सामान्य शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत तरीके से भी उपलब्ध कराना चाहिए। और एक यहाँ पर देख रहे हैं तो रीजनेबल अकोमोडेशन है, और इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बदलाव की ज़रूरत पड़े तो आप उसको समायोजित भी करें, तो ये बातें यहाँ पर कही गई है। एक और बात यहाँ पर हो सकती है कि दिव्यांग व्यक्ति के जीवन और सामाजिक विकास के लिए क्षमताओं में सीखने के लिए उसे सामर्थ्य बनाना होगा आपको, ये चीज़ें हैं आपकी क्या, धारा नंबर, अगर मैं आपसे बात करूं 24 में शिक्षा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा था, तो शिक्षा में अवसर देना चाहिए उसे व्यक्तिगत तरीके से भी, और मुक्त प्राथमिक शिक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए, समय की शिक्षा भी होनी चाहिए। ये विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं ये धारा नंबर 24 के अंतर्गत आती है। आगे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी देखिए ब्रेल में या साइन लैंग्वेज की बात करें तो ये भी होना चाहिए। प्लस में गतिशीलता होने के लिए योग्यता को बढ़ाना चाहिए। ऐसे अध्यापक और शिक्षण व्यवस्था को जोड़ना चाहिए जिन्हें सांकेतिक भाषा और ब्रेल की जानकारी हो। मैंने अभी आप लोगों से बताया भी था कि जब कभी कंपनी हो या स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई सामान्य टीचर है तो उसको आनी चाहिए थोड़ी सी ये सारी लैंग्वेज, ठीक है, सांकेतिक भाषा भी और ब्रेल लिपि की भी समझ उसे आनी चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर अगर सामान्य विद्यालय है तो उस सामान्य विद्यालय में अगर कोई स्पेशल बच्चा चला गया है एडमिशन के लिए तो उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, आपको क्लासरूम वगैरह मैनेजमेंट आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ठीक है। तो इस तरीके की गतिविधियां जो है सामान्य में भी देखी गई है, ठीक है, ये बातें कही जा रही हैं यहाँ पर। दिव्यांग व्यक्तियों को अध्यापक के पद पर कार्य करने के लिए अवसर भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए और शिक्षा के स्तर पर कार्य कर रहे लोगों को मुद्दे का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। तो ये थी धारा नंबर 24, अच्छा खासा बड़ा भी था और इम्पोर्टेंट भी था, है ना। धारा नंबर 25 की बात करूँ तो स्वास्थ्य के बारे में, तो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में जिक्र करता है। श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार की बात करता है। अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के अधिकारों के बारे में जिक्र करता है। ये धारा नंबर 25 है जहां पर हेल्थ के बारे में चर्चा की जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझकर आज्ञा देने या न देने का अधिकार के बारे में भी जिक्र किया गया है। UNCRPD 2006 के अनुसार स्वास्थ्य में जो धारा नंबर 25 की बातें कही गई है। तो इसमें सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है कि स्वास्थ्य सेवाओं को इस तरह से बनाया जाए कि वह दिव्यांग औरतों और ज़रूरतों को समझ आए। दूसरी बात ये कि दिव्यांग जो स्वास्थ्य आधारित पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए उसे, ठीक है, ये भी कहता है। स्वास्थ्य से संबंधित धारा नंबर 25 में ये भी बोलता है कि स्वास्थ्य आधारित पुनर्वास उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रशिक्षण की बात भी करता है ना, प्रशिक्षण की भी बात करता है, ट्रेनिंग दिया जाए कर्मचारी को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं धारा नंबर 26 जिसमें प्रवास और पुनर्वास की बात किया गया है। अब ये क्या है, देखिए, प्रवास और पुनर्वास में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की बात कही गई है। पूरी तरह से स्वतंत्रता पाने का अधिकार का जिक्र किया गया है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो सरकार की जिम्मेदारी जानते हैं क्या होनी चाहिए,
होनी ये चाहिए कि प्रवास और पुनर्वास के अधिकार को पाने के लिए ज़रूरी है कि सरकार को कुछ निम्नलिखित कारण जैसे दिव्यांग लोगों को शामिल किया जाए, उसकी भागीदारी को निश्चित किया जाए, स्वयंसेवी हो और जिससे कि कई विषयों में समावेश हो, जितनी जल्दी हो सके उसे शुरू भी किया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ प्रवास और पुनर्वास, ठीक है, जहाँ पर रिहेबिटेशन कर रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से ये कि किन किन बातों को, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार के बारे में, पूरी स्वतंत्रता पाने का अधिकार के बारे में बात हो रही है, तो जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू भी करना चाहिए और उसके कई विषयों का उसमें वहाँ पे समावेश भी होना चाहिए और लोगों को शामिल किया जाए, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। ये बातें कही जा रही है धारा नंबर 26 में प्रवास एवं पुनर्वास में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ विशेषताएँ दी गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि निम्न क्षेत्रों में मजबूत करने के लिए आयोजित करने की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, ठीक है, ये चीज़। धारा नंबर 27 की अगर मैं बात करूँ तो कार्य एवं रोजगार के अधिकार के बारे में, तो कह रहा है कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों को दूसरों की तरह समान रूप से कोई भी कार्य करने का अधिकार है और जिन व्यक्तियों का काम करने का दौरान किसी भी प्रकार का दिव्यांगता हो जाए तो उन्हें भी किसी भी प्रकार का कार्य करने का अधिकार है। तो मतलब मान लीजिए कोई अगर मतलब जॉब के टाइम में या वर्किंग टाइम में अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो भी व्यक्ति आपकी कंपनी में जॉब करने का क्या हो जाएगा, हकदार है, वहाँ पर उसको आप काम दीजिए, ठीक है। इस तरीके के जिक्र जो है कार्य को लेकर, रोजगार को लेकर जो जिक्र किया गया है धारा नंबर 27 में किया गया है, UNCRPD 2 दिसंबर 2006 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। कुछ और भी बातें हैं जीवन यापन को लेकर उसके दिव्यांग व्यक्तियों को, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि चुनने का अवसर और उसके अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है, प्लस में सरकार की जो जिम्मेदारियाँ हैं रोजगार संबंधी किसी भी प्रकार की या किसी भी विषय पर दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह से भेदभाव को रोकना, ये चीज़ें हो जाएंगी। और काम की परिस्थितियों में लाभदायक व उचित होने में क्या अधिकार को सुरक्षा की बात करता है, दिव्यांग व्यक्तियों को व्यावसायिक उन्नति और व्यवसाय के लिए सलाह देता है, दिव्यांग व्यक्तियों को पर्याप्त रहने के ढंग से और सामाजिक सुरक्षा और अधिकार को देने का सरकार को कुछ ज़रूरी कदम भी उठाने चाहिए, ये भी जिक्र किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे कहता है ये सभी संभव हो पाएगा जब निम्न चीज़ों पर उसकी पहुंच सुनिश्चित हो जाए, जैसे भोजन, कपड़ा, ठीक है। तो यह एक प्रकार की नीड बताई जा रही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं धारा नंबर 28 में, और 28 धारा UNCRPD क्या कहती है कि पर्याप्त रहन सहन, सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास और पर्याप्त रहन सहन, ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवार का अधिकार, ये बात है धारा नंबर 28 में, जो पर्याप्त रहन सहन और सामाजिक सुरक्षा की बात करता है, ठीक है। धारा नंबर 29 की अगर मैं बात करूँ तो राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन की भागीदारी की बात करता है। इसमें क्या होता है दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार कि सार्वजनिक जीवन की भागीदारी का अधिकार हो और गोपनीय तरीके से उसे मतदान देने का भी अधिकार होना चाहिए, सदस्य को चुनने का भी अधिकार है, चुनाव में निर्वाचित होने और कार्यालय में बैठे हुए सरकार को किसी भी स्तर पर उसके कार्य करने का भी अधिकार माना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, UNCRPD 2006 का जो आया है धारा नंबर 29, इसमें भी राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को लेकर भी बात की गई है। सरकार की क्या जिम्मेदारी हो सकती है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पर दिव्यांग लोगों को राजनीतिक अधिकारों को, अवसर और अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए और उसके अधिकारों में आनंद उठा सके। इस तरीके की जो जिक्र की गई है किस धारा में की गई है, 29 धारा में की गई है, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को भागीदारी बनाने में, ठीक है। आगे एक बात और कहता है कि मतदान देने की प्रक्रिया, सुविधाएं और सामग्रियाँ उचित, बाधा रहित और इस्तेमाल करने के आसन में होना चाहिए, ठीक है। मतलब आसन मतलब यहाँ पे होता है आसान होना चाहिए, ठीक है, सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ठीक है। ये है धारा आपका 29। धारा नंबर 30 की बात करूँ तो सांस्कृतिक जीवन और मनोरंजन और अवकाश या खेलकूद की भागीदारी भी उसमें होनी चाहिए। जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक उसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम में, मनोरंजन में, अवकाश में और खेलकूद में भागीदारी निभा सकता है कौन, दिव्यांग व्यक्ति। यही बात इससे धारा नंबर 30 में कही गई है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए सांकेतिक भाषा, जिन व्यक्तियों को बोलने सुनने इत्यादि चीज़ें जो है मैंने बता दिया आपको, वही चीज़ें हैं, सब समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है, सिमिलर है। तो यहाँ तक आपका हो गया धारा नंबर 30 तक कंप्लीट, ठीक है भाई। तो ये धारा नंबर 30 जो है आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। धारा नंबर 30 सांस्कृतिक जीवन और मनोरंजन, अवकाश और खेलकूद की भागीदारी हो जाती है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर धारा नंबर 31 के बारे में, आंकड़े और आंकड़ा का संग्रह करना, ठीक है। यानी अगर 31 में अगर मैं जिक्र करूँ तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सरकार इस समझौते पर लागू करने के आंकड़े और दूसरी ओर सूचनाओं का संग्रह का अध्ययन करना होना चाहिए, ये आपका धारा 31 हो जाएगा। 32 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात की गई है। कौन सी धारा है जो UNCRPD 2006 बोलती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है, तो वो धारा नंबर 32 है, याद रखिएगा, ये धारा नंबर 32।
क्या क्या बातें हैं आप इसमें देख सकते हैं। अभी मैं PDF आपको दे देता हूँ, ठीक है, इसमें आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। धारा नंबर 33 की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जो है क्रियान्वयन और निगरानी की बात करता है, जिसमें नेशनल की बात हो रही है कि सुनिश्चित करता है कि सरकार को UNCRPD को लागू करने के लिए कोई पद्धति हो, ठीक है। इस तरह की गतिविधियाँ जो होते हैं एक प्रकार से राष्ट्रीय क्रियान्वयन की निगरानी की बात करी जाती है, तो ये आप ध्यान रखिए, धारा नंबर 33 है। 34 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार की समिति होनी चाहिए, और समिति होने का मतलब यहाँ पर यह समझौता ये बता रहा है कि 12 विशेषज्ञ होने चाहिए, ठीक है भाई, 12 विशेषज्ञ होने चाहिए, जबकि 60 और देश समझौते पर, ठीक है, 60 देश समझौते पर सहमत होने चाहिए, और जो 6 होंगे वो विशेषज्ञ बढ़ा दिए जाएंगे, और उसकी अधिकतम संख्या जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये भी। अच्छा, धारा नंबर 35 की बात करूं तो राज्य के पक्षकारों द्वारा रिपोर्ट की बात होती है, ठीक है। धारा नंबर 35 में राज्य के पक्षकारों के द्वारा रिपोर्ट की बात होती है, ठीक है भाई। धारा नंबर अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट पे तो 34 देखिए क्या कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की समिति की बात की गई है, ठीक है। अच्छा, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है ना, ये मैंने बता चुका हूँ, 34 है ना। एक मिनट, चलिए, तो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ धारा नंबर 38 एंड 38, तो अन्य निकायों के साथ समिति का संबंध जो है उसके बारे में जिक्र किया जाता है, ठीक है। अन्य निकाय जो हैं उसके साथ उसकी समिति का संबंध कैसा उसके बारे में। फिर समिति का रिपोर्ट धारा 39 में है, ठीक है, धारा 39 में समिति का रिपोर्ट है। धारा 37 की बात अगर मैं करूं तो सरकार और समिति के बीच में सहयोग कोऑपरेशन की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं धारा नंबर 38 38, तो अभी मैंने बताया अन्य निकायों के साथ जो है समिति का संबंध हो जाएगा, वो आपका 38 में, ठीक है। और धारा नंबर 38 के बाद आपका आता है 40, और 40 है राज्य पक्षकारों का सम्मेलन, ठीक है। और 41 है निपेक्षधारी, ठीक है, निपेक्षधारी डिपॉजिटरी जिसको बोलते हैं, डिपॉजिटरी जिसको बोलते हैं उसको निपेक्षधारी बोलते हैं। धारा नंबर 41 होता है ये, ठीक है। धारा नंबर 42 की बात करूँ तो हस्ताक्षर है, और यहाँ यह समझौता 30 मार्च 2007 को न्यूयॉर्क में, अच्छा, ये इसकी स्थापना भी कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग, UNCRPD की 2006 की, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्य भवन में देशों के हस्ताक्षर भी उपलब्ध किए गए थे, ठीक है, जिसमें से भारत भी हस्ताक्षर किया था, और भारत ने निकाला है RPWD, ठीक है। धारा 43 की बात करूँ तो सहमति और बाध्यकारी होना होता है, ठीक है, सहमति और बाध्यकारी होता है। और 37 के बाद देखिए 44 की बात हो रही है, 44 की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो 41 के बाद कौन सी बात हो रही है, 44 की बात आ गई है। आगे पीछे है थोड़ा सा धाराएं, बाकी आप देख सकते हैं सारी धाराएं हैं, लेकिन यहाँ पे 50 धाराएं हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय एकीकरण संगठन की बात की गई है 44 में, और 45 में लागू की बात हो रही है, ठीक है, लागू की बात की गई है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 46 की, तो 46 आरक्षण की बात हो रही है, और 47 जो है संशोधन की बात है। और यहाँ पर धारा नंबर अगर मैं UNCRPD की बात करूँ तो 48 जो है प्रत्याख्यान की बात हो रही है। प्रत्याख्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि ये समझौते को सहमति नहीं हो, बल्कि इसमें कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को ऐसा लिख कर भेज देना, मतलब कोई रिपोर्ट वगैरह जारी अगर करते हैं आप लोग तो उसको संयुक्त राष्ट्र को महासचिव को लिख कर भेजना पड़ता है, वही कहलाता है आपका प्रत्याख्यान कहलाता है। और ये आपका हो जाएगा UNCRPD दिसंबर 2006 का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए आपकी धारा नंबर 49 होती है सुलभ प्रारूप, ठीक है। और धारा नंबर 50 यानी ये लास्ट हो जाएगा आपका प्रमाणिक पाठ हो जाता है, ठीक है, प्रमाणिक पाठ हो जाता है, जहाँ पर समझौते का पाठ अरबी, चीनी और अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा में समान रूप से एक मौलिक होना चाहिए, यह कहलाता है आपका प्रमाणिक पाठ कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या बोलता है, प्रमाणिक पाठ कहलाता है। तो ये सारी थी धाराएँ 50 की 50 धाराएँ जो आपने देखा है UNCRPD दिसंबर 2006 के अनुसार, ठीक है। तो इसे ये सब जो है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है सुमन सर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सारे सारे, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, PDF में अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई डाउट वगैरह पूछ लीजिए।